Welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 5 lines and angles. ये वीडियोस का इंट्रोडक्शन होगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइंस और एंगल्स क्या होते हैं और उसके साथ 2-3 वर्ड्स और हैं, जैसे कि लाइन है और लाइन सेगमेंट और रे, फिर एंगल। ये चारों पॉइंट हम समझेंगे कि ये क्या होता है। लाइन, इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली। लाइन को आप किसी साइड एक्सटेंड कर सकते हैं, ऐसे हम नंबर लाइन में ड्रॉ करते हैं ना, ये इस तरीके से। ये दो एरो का मतलब यही है कि ये इस साइड इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है और इस साइड भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है, जो लाइन होता है वो एक्सटेंड हो सकता है एंडलेसली, कितना भी दूर। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ठीक है, तो हम इसे लिखते कैसे हैं, ए बी और उसके ऊपर छोटा सा इसी तरीके का एरो बना देते हैं और जिसका दोनों साइड पे हम एरो बनाएंगे तो इससे पता चलता है कि ये लाइन है। ठीक है, इसका मतलब कि ए बी एक लाइन हम रिप्रेजेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। ठीक है, उसको एक्सटेंड आप नहीं कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कोई एरो साइन नहीं होगा। ठीक है, ये ए है ये बी है, मतलब ये फिक्स्ड है यहाँ पर, इससे आगे ये नहीं जा सकता और ये फिक्स्ड है यहाँ पे, इसके आगे नहीं जा सकता। अगर हम लाइन सेगमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करते हैं, ये ए बी हम यहाँ लिख दिया और इसके ऊपर एक छोटा सा लाइन बना देते हैं। अब देखिए रे, इट कैन बी एक्सटेंडेड ओनली फ्रॉम वन साइड। तो जो रे रहेगा वो एक साइड से ही एक्सटेंड हो सकता है। मान लीजिए इस साइड से एक्सटेंड होगा तो इस साइड एक एरो रहेगा और इस साइड से एक्सटेंड नहीं होगा तो एक डॉट रहेगा। ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड ये एक्सटेंड नहीं होगा और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि इस साइड से एक्सटेंड होगा। ठीक है, और इसको मान लीजिए रे ए बी अज्यूम कर लेते, तो हम इसे लिखते कैसे हैं, हम ए बी लिख देंगे और उसके ऊपर एक छोटा सा रे बना देंगे, तो ये पता चल जाएगा कि रे ए बी लिखे। ठीक है, अब देखिए एंगल। एंगल क्या होता है, जब दो लाइन या लाइन सेगमेंट मिल जाते हैं तो एंगल हो जाता है। मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो ये एक एंगल बन गया। ठीक है, ये एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये भी मिल गया यहाँ पे, तो ये एक एंगल बन गया। ठीक है, कोई भी दो लाइंस या लाइन सेगमेंट मिलेंगे तो एक एंगल फॉर्म हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो देखिए, सबसे पहले एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। आपने प्रोट्रैक्टर देखा होगा, तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बना रहता है और 0 to 80 इसका मेजर होता है। ठीक है, इसका हाफ जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, यानी कि एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी कि ये 90 डिग्री है, इससे कम रहना चाहिए, 90 डिग्री भी नहीं रहना चाहिए, इससे कम अगर है, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री, 0 डिग्री से 90 से कम है तो हम कहेंगे कि वो एक्यूट एंगल है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, ये इस साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, 90 यहाँ 90 है, ठीक है, ये 0 है, 90 से आगे आना चाहिए पर 180 से आगे नहीं आना चाहिए, यानी कि 90 से ज्यादा और 180 से कम। इस रो में जो आएंगे वो कहलाएंगे ऑब्ट्यूज एंगल, इस रो में जो आएंगे वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखिए राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल एग्जैक्टली 90 डिग्री बनेगा तो हम उसे कहेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, और स्ट्रेट एंगल क्या होगा, बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट एक 180 डिग्री बनेगा तो हम उसे कहेंगे स्ट्रेट एंगल। ठीक है, यानी कि इक्वल टू 180 डिग्री। इन चारों को मैं आपको एक बार फिर से समझा। एक्यूट एंगल क्या होगा, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ये आपका प्रोट्रैक्टर है, ठीक है, यहाँ पे बीच में 90 डिग्री है, इधर 0 डिग्री, इधर 180 डिग्री है, इसके बीच में जो आएगा वो होगा एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इस तरह जो आएगा 90 से ज्यादा पर 180 से कम। राइट एंगल बिल्कुल
90 डिग्री पे जो बनता है उसे हम राइट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल जो बिल्कुल 180 डिग्री पे बनता है उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल बिल्कुल इसी की तरह, यहाँ हम इसे अगर एक्सटेंड करेंगे आगे तो देखिए ये 180 डिग्री है और यहाँ से ये पूरा एक और सर्कल बन जाएगा, तो ये 360 डिग्री यहाँ तक बन जाएगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि वो 180 डिग्री से ज्यादा तो होना चाहिए पर 360 डिग्री से कम होना चाहिए, इसके बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसके बीच में, पर 360 डिग्री नहीं होना चाहिए, 360 डिग्री से कम होना चाहिए। जिस तरीके से एक्यूट एंगल था वो 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होगा? जिसका मेजर बिल्कुल एग्जैक्टली 360 डिग्री होगा। 360 डिग्री मतलब एक राउंड पूरा वो एंगल घुमा लेगा, तब हम कहेंगे कि वो कंप्लीट एंगल है, यानी कि उसका मेजर क्या है? 360 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम रिलेटेड एंगल्स। रिलेटेड एंगल्स के अंदर बहुत सारे तरीके के एंगल्स हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। आप याद कर लीजिएगा कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 90 डिग्री, इसको ध्यान में रख लीजिए। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? When the sum of the measures of two angle is 90 डिग्री, दो एंगल है और अगर उसका सम जब हम करें तो वो दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आए तो हम उसे कहेंगे कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक एंगल है 30 डिग्री का। ठीक है, एक एंगल है आपका 60 डिग्री का। आपसे पूछेगा कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, आप इसे ऐड कर दीजिएगा, सम कर देंगे हम इसे। और अगर इसका सम 90 डिग्री आया तो हम कहेंगे कि हाँ ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और अगर इसका सम 90 डिग्री नहीं आया तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। एक क्वेश्चन आपसे इसमें और पूछता है कि कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना। कॉम्प्लीमेंट आपको कह देगा कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री फाइंड करने के लिए, यानी कि आपको बताना है कि इसमें कितना डिग्री हम ऐड करेंगे ताकि ये कॉम्प्लीमेंट हो जाए। यानी कि 45 डिग्री तो है, ठीक है, उसमें आप कितना डिग्री ऐड कीजिएगा कि वो कॉम्प्लीमेंट हो जाए, यानी कि वो 90 डिग्री हो जाए। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 45 डिग्री में हम 45 डिग्री और ऐड कर देंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए आपसे 60 डिग्री दे दिया, ठीक है, और आपसे कह रहा है कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो यानी कि 60 में आप कितना ऐड कीजिएगा कि 90 हो जाएगा, वही आपको बताना है, वही उसका अगला कॉम्प्लीमेंट। तो 60 में हम 30 ऐड कर देंगे तो 90 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 30 है, 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 45 है, 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट 60 है। समझ रहे हैं आप? ठीक, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में 180 डिग्री आ जाना चाहिए। ठीक, सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? When the sum of the measure of two angles is 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल है, मान लीजिए एंगल है 60 डिग्री और 120 डिग्री। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप इसे सम कर देंगे। ठीक है, सम कर देंगे और देखेंगे कि इसका मेजर 180 डिग्री अगर आ गया तो हाँ ये सप्लीमेंट्री, तो 60 + 120 180 होता है, यानी कि ये एक सप्लीमेंट्री एंगल है। ये दोनों 60 डिग्री और 120 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर इसका मेजर 180 डिग्री नहीं आता तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। ठीक है, सेम इसमें भी आपसे पूछ सकता है कि सप्लीमेंट किसी भी एंगल का आपको फाइंड करना। मान लीजिए सप्लीमेंट ऑफ 68 डिग्री। ठीक है, तो अगर सप्लीमेंट आपको 68 डिग्री का फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप? क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि 68 डिग्री में कितना आप एंगल जोड़िएगा कि आपको 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, तो आप 180 डिग्री से माइनस कर दीजिएगा 68 डिग्री को, आपको पता चल जाएगा 112 डिग्री।
यानी कि सप्लीमेंट 68 का कितना है 112 है, ठीक है। 68 डिग्री का सप्लीमेंट 112 है, क्योंकि 68 डिग्री में 112 ऐड हो जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको 100 डिग्री दे दिया और आपको कह रहा है कि इसका सप्लीमेंट फाइंड कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, आपको कह रहा है कि 100 डिग्री में हम कितना ऐड करेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा, तो 100 डिग्री में हम 80 डिग्री और ऐड कर देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये थे दो तरीके के सिमिलर एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। अब हम देखेंगे एडजेसेंट एंगल्स। देखिए एडजेसेंट एंगल्स मतलब कि ऐसे एंगल्स जो साथ में है, एंगल्स विच आर टुगेदर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये, ठीक है, ये एक एंगल है, इसको मान लीजिए हम लिख देते हैं ए, और ये दूसरा एंगल है बी, ठीक है। ये एंगल ए और ये एंगल बी जो है वो साथ में है। साथ में कैसे है कि ये तीनों प्रॉपर्टी उन्हें फुलफिल करना होगा, तभी वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल। ये तो आपको दिख रहा है कि ऊपर ऊपर की, हाँ दोनों साथ में। उन दोनों का एक वो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। क्या ये एक कॉमन वर्टेक्स है जो दोनों शेयर कर रहा है, ये एंगल भी और ये एंगल भी, ठीक है। अब देखिए दे हैव अ कॉमन आर्म, एक आर्म होगा जो दोनों में कॉमन होगा। देखिए ये आर्म जो है ये इस एंगल का भी आर्म है और ये इस एंगल का भी आर्म है, तो ये एक कॉमन आर्म है दोनों में, तो हाँ दूसरा भी फुलफिल हो गया। तीसरा क्या है, द नॉन कॉमन आर्म्स, नॉन कॉमन आर्म्स ये दोनों हैं क्योंकि ये तो कॉमन आर्म है, ठीक है। ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, कॉमन आर्म के आइदर साइड है, दोनों साइड होना चाहिए है, तो यानी कि यहाँ से पता चल गया कि हाँ भाई ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। आपको ये तीनों उसके कंडीशन कहिए या प्रॉपर्टी कहिए एडजेसेंट एंगल के, जो कि याद होने चाहिए कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है, एक कॉमन आर्म होता है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स होता है वो दोनों साइड होता है कॉमन आर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, एंगल हुज सम इज 180 डिग्री दैट इज स्ट्रेट एंगल। कोई भी दो एंगल्स जिसका सम 180 डिग्री हो जाए तो हम उसे लीनियर पेयर कहते हैं। मान लीजिए एक तो वो स्ट्रेट लाइन पर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसी तरीके से नहीं, इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ठीक है। और इस पे मान लीजिए इस तरीके का एंगल बना हुआ है और इस पे मान लीजिए इस तरीके का एंगल, ठीक है। तो ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही प्रॉपर्टी इसका कहता है, ठीक है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है एक स्ट्रेट लाइन। एरो जरूरी है बनाना, इसी से पता चलेगा कि ये लाइन है, ठीक है। अब देखिए इसमें मान लीजिए कि ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही नहीं होता, स्ट्रेट लाइन एंड स्ट्रेट लाइन किसी भी तरीके से जाए वो, ठीक है। तो उसका सम कितना होता है 180 डिग्री। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को हम शॉर्ट में लिखते हैं VOA। कौन सा एंगल्स को हम कहते हैं, ऑपोजिट एंगल्स, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऑपोजिट जो रहेंगे उसे हम कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और ये इसका प्रॉपर्टी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मान लीजिए कि ये, ठीक है, यहाँ एक एंगल है, यहाँ दूसरा एंगल 3 एंगल, ठीक है। आपको पूछेगा इसमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा। देखिए ऑपोजिट, ये 1 की ऑपोजिट क्या है 3 है, तो यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। इसी तरीके से देखिए 2 के सामने कौन सा एंगल है 4 है, यानी कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही आपको समझना था, ठीक है, कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पहले तो आपको पहचानना जरूरी है, वही एंगल जो उसके ऑपोजिट है
ये दोनों नहीं है वर्टिकली ऑपोजिट। ये दोनों कौन सा एंगल है? एडजेसेंट एंगल, क्योंकि ये दोनों एक कॉमन वर्टेक्स इन दोनों का एक कॉमन आर्म है और आइदर साइड्स इसके नॉन कॉमन आर्म्स है। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? जो बिल्कुल आमने सामने होते हैं, वो एंगल्स कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। साथ में वो दोनों जो भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे पेयर्स ऑफ लाइन। ठीक है, सबसे पहला उसमें आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं? देखिए, लाइंस जहां भी इंटरसेक्ट कर जाए, मान लीजिए एक लाइन जा रहा है, दूसरा लाइन यहाँ ऐसे चला गया, ठीक है, यहाँ इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे चला गया, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, मान लीजिए एक लाइन ऐसे जा रहा है, एक लाइन ऐसे जा रहा है, तो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये कहलाएंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, और जहां पर भी ये इंटरसेक्ट हो रहा है तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, हम इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाइंस मीट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है ट्रांसवर्सल। इसके लिए पहले आपको समझना है पैरेलल लाइंस। अगर आप जानते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है तो आप इजीली समझ। पैरेलल लाइंस ऐसे लाइंस होते हैं जो आपस में कभी नहीं मिलेंगे, नेवर। वो कभी साथ में मिलेंगे ही नहीं, मतलब कहीं भी आप इसे दूर ले जाइए, कितना भी दूर ले जाइए, कहीं पे भी वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, और अगर पैरेलल लाइंस हैं और अगर उस पैरेलल लाइंस को कोई एक लाइन कट कर दे, इंटरसेक्ट कर दे कोई एक लाइन, तो हम उस लाइन को क्या कहते हैं? हम उस लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्स। ठीक है, और सिर्फ इस तरीके से नहीं हो सकता है। एक ऐसा भी एग्जांपल, मान लीजिए ये एक पैरेलल लाइन है, दूसरा पैरेलल लाइन ये है, तीसरा पैरेलल लाइन ये है। ठीक है, मान लीजिए एक ऐसे एक लाइन चला गया, ये तीनों पैरेलल लाइन है और इन तीनों को कट कर दिया इस लाइन ने, यानी कि ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांसवर्सल। तो याद इसमें सिर्फ यही रखना है आपको कि पैरेलल लाइंस को जो लाइन कट कर देगा, ठीक है, जो लाइन उसको इंटरसेक्ट कर देगा, उसे हम कहेंगे ट्रांसवर्सल। ठीक है, अभी हमने देखा कि ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइन बना दी है, एक का नाम L रख दिया, एक का नाम M रख दिया, और एक ट्रांसवर्सल बना दिया। ट्रांसवर्सल का नाम हमने रख दिया P। ठीक है, अब इस दो पैरेलल लाइन और इस ट्रांसवर्सल के साथ में हो जाने के कारण बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं। ठीक है, इस ट्रांसवर्सल के इन दो पैरेलल लाइंस को आपस में कट करने के कारण बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं। उस एंगल्स को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो एंगल्स को आप पैरेलल लाइंस पे नेमिंग करना सीखिए। आप कहीं से भी नेम करना स्टार्ट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 1 यहाँ की है तो 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे नहीं करते। मान लीजिए 1 हम यहाँ स्टार्ट किए हैं तो इसी में या तो इस साइड से या तो इस साइड से हम बढ़ेंगे। मान लीजिए हम इस साइड से बढ़ते हैं तो 2 यहाँ पे होगा, 3 यहाँ पे हम लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, ऐसे नहीं। 1 2 3 4। अगर हमारे हम इस साइड से लिखना शुरू करते हैं तो 1 2 3 4, और आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो लिख लिया आपने। यहाँ पर एंगल्स आप कैसे लिखिएगा? 1 जहाँ लिखे थे वहीं पर स्टार्ट होगा हमारा दूसरा, यानी कि यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ से ही हमारा स्टार्ट होगा। 4 के बाद यहाँ पर क्या आएगा? 5। हम इस साइड से गए थे तो इसी साइड से हम जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। ये मार्क करना आपको आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरे 8 एंगल यहाँ पे बन गए। सबसे पहले समझेंगे कि इंटीरियर एंगल्स इसमें कौन है। इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर। तो अंदर की तरफ कितने एंगल्स हैं? ये सारे एंगल्स हैं, तो यही कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। जैसे कि एंगल 3 है, एंगल 2 है, एंगल 8 है, एंगल 5।
तो ये चारों कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर। तो बाहर देखिए क्या 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 एंगल है, एंगल 4 है, एंगल 1 है, एंगल 7 है, एंगल 6। तो एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया, एंगल 4, एंगल 1, एंगल 7, एंगल 6। ये तो आपको पता चल गया, ठीक है। इंटीरियर एंगल जो अंदर एंगल्स है, एक्सटीरियर एंगल जो एंगल्स बाहर है। अब हम ये पेयर्स पढ़ेंगे। पेयर मतलब समझते हैं जोड़ा, ठीक है, किसी भी चीज का पेयर होना, साथ में होना, ठीक है। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग मतलब आप समझिए बिल्कुल उसी का डुप्लीकेट होगा वो, ठीक है। कि 1 यहां पर है तो 1 का कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, यहां पे देखिए सेम साइड सेम पोजीशन पे, ये इसी साइड, और बिल्कुल इसी तरीके का एंगल अगर कोई बनाया हुआ है तो वो यही है। और देखिए और कोई एंगल इस तरीके का बना हुआ है नहीं, तो एंगल 1 का कॉरस्पॉन्डेंस क्या है, 5 है, ठीक है। तो एक पेयर तो बन गया एंगल 1 एंगल साइड। फिर देखिए एंगल 2 सेम साइड और बिल्कुल सेम पोजीशन पे बनाया हुआ। सेम पोजीशन पे कौन है, 6 है, ठीक है। और देखिए बिल्कुल उसकी डुप्लीकेट बनाया हुआ है। तो एंगल 2 और एंगल 6 हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। फिर देखिए एंगल 3 है, सेम साइड इसकी कौन सा है, ये सेम साइड, और सेम पोजीशन देखिए, सेम पोजीशन और सेम देखिए 3 7 है। तो 3 और 7 क्या हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग। अभी देखिए बचा हुआ है क्या, 4। तो एंगल 4 देखिए यहाँ पे है, सेम साइड और सेम पोजीशन, और बिल्कुल उसी की तरह वो एंगल दिखता होगा। तो देखिए 4 और 8 बिल्कुल साथ में दिखता है, ठीक। तो यहाँ से आपको ध्यान रहेगा कि देखिए एंगल 1 इसी के जैसा एंगल 5, सेम साइड सेम पोजीशन, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7, एंगल 4 एंगल 8। तो ये तो हो गए पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम देखेंगे पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सबसे पहले आप समझिए कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो आपको पता है कि ये चारों इंटीरियर एंगल है, ये चारों इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑल्टरनेट डेज पे क्लास होगा, तो मंडे को क्लास होगा अगर, तो ट्यूसडे को नहीं, फिर वेडनेसडे को होगा, फिर थर्सडे को नहीं होगा, यानी कि एक छोड़ के होगा। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को मार्क करने का तरीका यही है कि आप एक एंगल उठा लीजिए, मान लीजिए एंगल 2, ठीक है। तो इसके साथ पेयर में वो बैठेगा, इसको छोड़ के एक, ठीक है। तो देखिए 2 है तो इसको एक छोड़ के कौन सा आ रहा है, 8 आ रहा है। अब आप ये भी कह सकते हैं कि इस साइड से भी तो कर सकते हैं मैम, हाँ। देखिए यहाँ पे 2 है, 3 अगर छोड़ देंगे तो भी 8 ही आएगा। ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे दूसरा वाला। तो एंगल 2 का ऑल्टरनेट कौन सा है, 8 है। इसी तरीके से एंगल 3 का देखिए, एंगल 3 है, एक छोड़ दीजिए, 2 छोड़ दिए, 5 है। अगर मान लीजिए इस साइड से हम बढ़े तो 3 है, 8 छोड़ दिए तो 5 है। तो यानी कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से है, एंगल 2 एंगल 8, एंगल 2 और एंगल 8, और ऑल्टरनेट नहीं, और एंगल 3 एंगल 5। इसी तरीके से सेम पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 1 है, पर आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल कौन से हैं, 1 4 7 6 ये सब है, ठीक है। तो 1 है, अगर इसके साथ पेयर लिखना है तो कौन सा स्तर, इसको अवॉइड कर दीजिए अंदर वाला। ऑल्टरनेट एक को छोड़ देंगे, दूसरा जो आएगा 7 आ रहा है। इस साइड से भी देखिएगा तो 1 है, 6 को छोड़ देंगे तो 7 आएगा, यानी कि 1 और 7 जो है वो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अभी बच रहा है 4 और 6, तो देखिए 4 और 4 है, एक छोड़ दिए 7, क्या आ गया, 6 आ गया। इस साइड से भी अगर लिखेंगे तो 4 है, एक छोड़ दिए तो क्या हो गया, 6, ठीक है। किसी भी साइड से आप देख कर लिखिएगा, आंसर वही हो, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 और एंगल 7, 4 और 6, ठीक है। अब देखेंगे हम
पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है और पेयर जो सेम साइड होते हैं इंटीरियर एंगल, क्योंकि इसके आगे इसके रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको ये समझना पहले जरूरी है कि वो पेयर कैसे लिखेंगे। देखिए ट्रांसवर्सल ये है, उसी के सेम साइड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो यहाँ पर 3 और 8 ये एक पेयर बनेगा, 3 और 8, क्योंकि ये सेम साइड है, दोनों इंटीरियर एंगल है। और एक पेयर बनेगा एंगल 2 और एंगल 5। याद रखिएगा ये ऑल्टरनेट मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं पेयर बोल रही हूँ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, कंफ्यूज मत लीजिएगा। तो ये इंटीरियर है और ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो ये दोनों एक पेयर बनेगा। और ये इंटीरियर है 2, 5 और ये सेम साइड है ट्रांसवर्सल के, तो 2 और 5 दूसरा पेयर बनेगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, यहाँ पे भी मैंने 2 पैरेलल लाइंस ले लिए और साथ में एक ट्रांसवर्सल। ओके, सबसे पहले तो नेमिंग करना जरूरी है। जो हम 1, 2, 3, 4 कैसे भी नेम कर सकते हैं। मान लीजिए हम आज स्टार्ट करते हैं यहाँ से 1 नेम करना, ठीक है। अब हम यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी 2 लिख सकते हैं, लेकिन चेन पूरा चलना चाहिए। मान लीजिए हम यहाँ 2 लिखते हैं, ठीक है, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, ठीक है। अब जहां हम 1 स्टार्ट किए थे सेम पोजीशन पे हम स्टार्ट करेंगे 5, तो यहाँ 5 स्टार्ट। और 2 कहाँ लिखे थे, तो इस साइड से आपका चेन चला था, तो बिल्कुल इसी साइड से हमारा चेन चलेगा। तो यहाँ 6 होगा, यहाँ 7 होगा और यहाँ 8 होगा, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है और ये भी बिल्कुल इसी तरीके से चल रहा है। चेन बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो होते हैं जो सेम साइड सेम पोजीशन बिल्कुल एक दूसरे के डुप्लीकेट हो। जैसे 4 और 8 है, तो यहाँ ये पता चलता है कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8। क्यों? क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। फिर 3 और 7 कॉरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के, यानी कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। फिर यहाँ देखिए 1 और 5 है, तो 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। फिर देखिए यहाँ 2 और 6 है, इसका मतलब क्या है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने लिख दिए, ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। जो भी पेयर था कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का जो हम पीछे देखे थे वही लिखते हैं, बस इतना फर्क हो जाता है कि वो इक्वल है यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं। फिर देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। मैंने आपको ऑल्टरनेट बता दिया क्या होता है, इंटीरियर एंगल मैंने आपको बता दिया, तो बस उसका जो पेयर होता है वो इक्वल होता है। जैसे कि एंगल 3 यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये 4 ही है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो एंगल 3 ले लिए। अब इसका ऑल्टरनेट एंगल कौन सा है, एक छोड़ दिए, दूसरा 5, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 3 एंगल 5 इक्वल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। फिर एंगल 2 है, तो 2 का ऑल्टरनेट कौन सा होगा, 5 छोड़ दिए तो 8 है, तो पता चल रहा है यहाँ से कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बता दिया है, ये चारों है। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको बता दिया है, बस आपको बताना है कि वो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए सबसे पहला हमने 1 ले लिया, अब 1 के ऑल्टरनेट कौन सा है, 4 छोड़ दीजिए तो क्या आता है 7, क्योंकि इन सबको हम अवॉइड कर देते हैं, ये तो इंटीरियर है। 1 है, 4 हमने स्किप कर दिया, 7, यानी कि 1 जो है वो 7 के इक्वल है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। फिर है 4, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है 4, एक स्किप कर देते हैं 7, तो क्या आता है 6, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमने लिख दिए और हमने बता दिया कि वो इक्वल है। अब है लास्ट प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। हम आपको पहले इससे पहले क्या बता रहे थे कि इंटीरियर एंगल ये 4 है ऑन द सेम साइड, तो हमने क्या लिखा था, एंगल 2 एंगल 5, हमने लिखा था एंगल 2 और एंगल 5, ये एंगल हमने लिखा था और ये एंगल भी लिखा था, एंगल 3 एंगल 8, ठीक है।
ये हमने लिखा था कि पेयर्स ऐसे हैं जो इंटीरियर एंगल्स हैं और सेम साइड है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी आपको बता रहा है कि वो दोनों एंगल्स जो पेयर होते हैं उसका सम सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री होता है, यानी कि उन लोगों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। यानी कि एंगल 2 और एंगल 5 को अगर हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, एंगल 3 और एंगल 8 को हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। यहाँ तक हम सारे टॉपिक्स कवर कर लिए जो इस चैप्टर में आपको समझना जरूर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी कंप्लीट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर लाइन्स एंड एंगल्स। होप यू लाइक इट। थैंक यू।